जी स्टूडेंट्स, डिस्कनेक्ट होने से पहले हम इंटरप्रेटर्स को देख रहे थे। इंटरप्रेटर्स और जो है कंपाइलर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? सर एक मतलब इंटरप्रेटर को रिपीट कर देंगे? जी मैं रिपीट कर देता हूँ। इंटरप्रेटर बेटा क्या करता है, इंटरप्रेटर एक वक्त में एक पूरा कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करने की बजाय सिर्फ उसकी एक पर्टिकुलर लाइन को पहले रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, फिर लाइन नंबर 2 पे जाता है, फिर लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4। जबकि कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरा का पूरा जो सोर्स कोड होता है लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन लास्ट तक जो लाइन होती है उसको पहले पूरा रीड कर लेता है, ट्रांसलेट करता है और फिर एग्जीक्यूट में डालता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक वक्त में एक लाइन को पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट तक लेके जाता है, फिर लाइन नंबर 2 पे मूव करता है। अब क्लियर है? तो इस वजह से इसको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन भी कहते हैं कि एक वक्त में रीड किया और उसी वक्त उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। अच्छा, असेंबलर्स क्या होते हैं? असेंबलर्स आपके पास असेंबली के जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं उनको अटैचमेंट करता है। सपोज करें आपने यूजिंग सिस्टम जो है यूजिंग सिस्टम डॉट नेट लिखा है या यूजिंग सिस्टम लिखा है, कंसोल एप्लीकेशन या विंडोज फॉर्म के अंदर आप लिखते हो, तो जो आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हो वो उसकी बिल्ट इन असेंबली जो डीएलएल्स होती हैं उसको अटैच करने के लिए हम असेंबलर्स यूज़ करते हैं। तो आप क्या करते हो, कंसोल जब आप कंसोल एप्लीकेशन पे कोड करते हो कोई भी, तो कंसोल पूरा आपने नहीं बनाया। कंसोल तो किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बना के आपको दे दिया है। आप कंसोल की सिर्फ लाइब्रेरी को यूज़ करते हो। और कैसे यूज़ करते हो? अपने कोड में मेंशन कर देते हो यूजिंग सिस्टम, और वो आपके पास कंसोल आपके पास बना बनाया आ जाता है। फिर कंसोल और राइट लाइन से आप पूरे कंसोल को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो कोड आपने नहीं लिखा, आपने रेफरेंस के थ्रू मंगवाया और आपको पूरा कोड मिल जाता है। तो होता क्या है, जब कंपाइलर एग्जीक्यूट होता है तो उसको तो पूरा कोड चाहिए होता है। तो क्या होता है, जो कोड आपने नहीं लिखा, जिसका आपने रेफरेंस दिया है, वो उसकी भी असेंबली फाइल्स उठा के अपने साथ अटैच कर लेता है कोड में। तो जो ये काम करते हैं, असेंबलीज को अटैच करने का काम जो करते हैं, वो असेंबलर्स होते हैं। ठीक है बेटा, असेंबलर्स में किसी को कन्फ्यूजन? रिपीट कर दे, सिमिलर क्लियर नहीं हुआ। कौन सा पार्ट क्लियर नहीं है? सिमिलर सर, सिमिलर। नहीं, असेंबलर में कौन सी चीज़ क्लियर नहीं है? आप मुझे फीडबैक दें, अभी तक आपने क्या समझा असेंबलर के बारे में, तो आई कैन करेक्ट यू। सर सिमिलर से ये सोर्स फाइल को ट्रांसलेट करवा दिए, समझे? क्लियर नहीं हुआ लेकिन सही से, जिस तरह अच्छा, इंटरप्रेटर का क्लियर हुआ। इसको यूँ समझें कि आपने कोड लिखा है, ठीक है। अब जब कोड लिखते हो तो उसके ऊपर आपने कोई चीज़ मेंशन की हुई होती है, यूजिंग सिस्टम या यूजिंग विंडोज फॉर्म्स डॉट एप्लीकेशन या यूजिंग सिस्टम डॉट नेट या यूजिंग वेब डॉट टेक्स्ट, जो भी आपने रिस्पेक्टिव या यूजिंग सिस्टम आईओ फाइलिंग के लिए या यूजिंग सिस्टम एसक्यूएल डेटाबेस वगैरह, जो भी आप ये सारा यूजिंग के अंदर जो रेफरेंसेस लिखते हो उसका कोड कहीं और मौजूद होता है। लेकिन होता क्या है, जब कंपाइल करता है कोड अपना तो ये सारी लाइब्रेरीज उसमें अटैच हो जाती हैं। तो ये अटैचमेंट का जो काम करता है ये सारे असेंबलर्स करते हैं। जो कोड यूज़ नहीं होता, जस्ट राइट किया है, उसकी रिलेटेड फाइल्स भी अटैच होंगी, असेंबली फाइल्स। जी जमील, एग्जैक्टली जिसको अगर आपने लिख दिया, रेफरेंस अगर आपने लिख दिया तो उसकी फाइल्स भी जो है अटैच हो जाती हैं। अच्छा, मैट लाइब्रेरीज जो हम लिखते हैं लिंक करते हैं उन्हें भी साथ इंटीग्रेट करते हैं असेंबलर्स। जी बिल्कुल सर, ये आप सही कह रहे हो, बिल्कुल है जमील, बिल्कुल है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि आप जब कोड लिखते हो तो उसके जो है ऑडिट होता है या उसकी इवैल्यूएशन होती है। अब एक बात बताएं, आप एक घोड़ा चला रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जो है घोड़े को आपने राइट मूव किया तो वो राइट मूव करेगा, लेफ्ट मूव करोगे तो लेफ्ट मूव करेगा। लेकिन उसको क्या पता कि आपका घर कहाँ है? आपको राइट में जाना था, आपने गलती से लेफ्ट मूव कर दिया, तो जो आपने कमांड दे दी उसको तो वो एग्जीक्यूट करेगा लाजमी। फिर आपको ख्याल आया कि यार मेरा घर तो राइट पे था, तो जो आपने गलत कमांड दे दी है उसको तो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी तरीके से कंपाइलर्स का केस होता है। कंपाइलर्स को जो रेफरेंस दे दिया जाता है वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि एट द एंड काम क्या होना है इसके साथ। तो जब असेंबलीज की बात आती है तो जो चीज़ आपने जो मेंशन कर दी वो उसके साथ अटैच हो जाती है। तो इसलिए असेंबलर्स में ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म
नहीं हो सकती। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक इसमें ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट ये आता है कि आपके पास अगर आपने उसको रेफरेंस ही नहीं किया पूरे कोड में, तो आप उसको डिटेक्ट कर लो कि अगर वो क्लासेस यूज़ नहीं हो रही, तो यूज़र से पूछ लो कि क्या आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, या इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। ठीक है बेटा, असेंबलर्स की बात कर रहा हूँ। तो उसकी एग्जांपल आपको कहाँ मिलती है, जब भी आप जो है कंसोल एप्लीकेशन का कोड करते हो सी शार्प में, तो आपको एक कभी कभी ग्रीन अंडरलाइन करके दे रहा होता है ग्रीन अंडरलाइन, कभी नोट किया है आपके कोड के अंदर? जी। तो वो क्या कह रहा होता है कि आपने इसको लिखा तो है, इस वेरिएबल को क्रिएट तो किया है, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो वो कोड के हद तक, वेरिएबल्स के हद तक तो ऑप्टिमाइज कर देता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन जब असेंबलर्स की बारी आती है, तो असेंबलर्स जो हैं उसको वो जो है ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि एट द एंड कौन सी चीज़ किससे लिंक होनी है बैकएंड में, और वो कौन सी चीज़ किसको इस्तेमाल करेगी। तो असेंबलर्स के अंदर क्या होता है, असेंबलर में जो चीज़ आपने रेफरेंस कर दी वो अटैच हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल्स के केसेस में जैसे सी शार्प करता है, विजुअल स्टूडियो करता है, वहाँ तक आप डिटेक्ट कर सकते हो कि यार ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, आपके पास टेक्स्ट के जो आपका जो टेक्स्ट कोड होता है, सोर्स कोड होता है, उसको प्री प्रोसेस करता है, सिंपल दैट्स इट। टेक्स्ट फॉर्मेटर्स क्या होते हैं, जिस तरीके से आपके पास विजुअल स्टूडियो में लिखने का जो नोटपैड की आपकी जो वो है जहाँ पे आप कोड राइट करते हो, उस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेटर्स के कभी जो है जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसके ऊपर हाईलाइट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटर्स। जी जमील, आपने असेंबलर्स में जो है आपको खुद ख्याल रखना पड़ता है कोड करते वक्त कि यार कौन सी असेंबली कॉल की जाए और कौन सी नहीं की जाए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। कभी कभार आप जो है अपना ऊप का प्रोजेक्ट बनाते हो या अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वो इतनी बड़ी साइज़ का हो जाता है। ठीक है, जब आप उसकी साइज़ डिटेक्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा साइज़ का मिलता है, लेकिन यही आप अगर कोड अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का देखें या क्रोम का देखें या आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का अगर हम साइज़ देखें, तो वो बहुत छोटा होता है। तो उसमें ये सारी ऑप्टिमाइजेशंस प्रोग्रामर्स खुद करके उसकी साइज़ को छोटा करते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर बेटा सिर्फ उसके टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करता है, दैट्स इट। टेक्स्ट फॉर्मेटर्स के और प्री प्रोसेसर्स में डिफरेंस ये है कि प्री प्रोसेसर सिंटेक्स के ऊपर काम करता है, टेक्स्ट फॉर्मेटर सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करता है, मतलब हाईलाइट करना और जो है कलर चेंज करना। ठीक है, प्री प्रोसेसर क्या करता है, इफ़ की कंडीशंस को चेक कर लेता है, इफ़ के जो आपके ओपन ब्रैकेट्स होते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं, आपके कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इनको डिटेक्ट कर लेता है। और टेक्स्ट फॉर्मेटर्स का काम सिर्फ कलर चेंज करना और फ़ॉन्ट का जो है उसका ख्याल रखना, ये सारा काम होता है। एनालिसिस टूल्स आपके पास वो टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी एप्लीकेशन या किसी कंपाइलर की जो है परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हो। ठीक है, तो ये टूल्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके बिल्ट इन टूल्स होते हैं जिसको जो है विंडोज़ आपको खुद प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दिस वाज लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने पढ़ा कि थ्री पास कंपाइलर्स क्या होते हैं और ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? नो सर। रेस्ट ऑफ द क्लास आप सबका रिस्पॉन्स के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अपना रिप्लाई जो है चैट मैसेज में डाल दिया करें तो हम फिर आगे मूव ऑन कर सकें। नॉट नेसेसरी कि आप माइक पे रिप्लाई करें, आप जो है सिर्फ चैट मैसेज में भी डाल दें तो फाइन। अच्छा बेटा, प्रॉब्लम क्या है, आपके पास स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी सिर्फ 15 हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, जबकि मेरे पास कुछ 21 या 29 की स्ट्रेंथ है। तो रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द क्लास जो है वो बेटा वो गायब है।
वर्डप्रेस लोड होने में क्यों टाइम लेती है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कंपाइलर से कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद आकिब, कम वर्डप्रेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो सारी अपनी जो है जिसको हम शशके कहते हैं उसकी वजह से वो जो है लोड होने में इतना टाइम लेता है। वो पीछे प्री रेक सारे अपने टेक्स्ट वगैरह को जो है वो कर रहा होता है, ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है, या आपके पास मेमोरी में सारी चीज़ें जो उसकी होती हैं, जो उसको प्री रिक्वायर्ड डेटा रिक्वायर्ड होता है, उन सारी चीज़ों को वो मेमोरी में मूव कर रहा होता है, लोड कर रहा होता है वहाँ से, तो इस वजह से वो करता है। उसका कंपाइलर से कोई ताल्लुक नहीं है। कंपाइलर का ताल्लुक है एक्चुअल एक्जी बनाना। अब वो एक्जी किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी वो कंपाइलर का पार्ट नहीं है। ठीक है, उसमें जो कोड है वो इफ़िशिएंट कोड होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें जो है उसका काम ही चीज़ों को लोड करना है तो फिर ऑब्वियसली वो डिले करेगी चीज़ों को। अच्छा, थ्री पास कंपाइलर होता क्या है, उसको एक लाइन में रिपीट कर दूँ। थ्री पास कंपाइलर बेटा कुछ नहीं होता, सिंपल हमने जो कंपाइलर पढ़ा था टू पास कंपाइलर, जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड था, उसके बीच में एक मिडल मिडल एंड आ जाता है, दैट्स इट। और उस मिडल एंड का काम क्या है, जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज फ्रंट एंड से आ रही है उसी को मज़ीद रिफाइन करके एक और इंटरमीडिएट लैंग्वेज निकालना जो कि बैक एंड में चली जाएगी। सिंपल एज दैट। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को देखो, आपको एक कंपाइलर जो है हमारा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपके पास तीन फेजेस आ रहे होंगे थ्री पास कंपाइलर के, फ्रंट एंड, ऑप्शनल फेज और बैक एंड। ऑप्शनल फेज जो यहाँ पे है वो मिडल मिडल एंड है आपके पास। ठीक है, मिडल एंड में आपके पास क्या होता है, तो ऊपर आप देखोगे पर्पल कलर में मिडल ऑप्शनल फेज के अंदर ऑप्टिमाइज़र लिखा हुआ है। तो बाज़ औक़ात कभी कभी कंपाइलर ऐसे भी बनाए जाते हैं जिसमें मिडलवेयर नहीं होता, मिडल एंड नहीं होता, और बाज़ में जब ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको डाला जाता है, तो ये ऑप्शनल होता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न कंपाइलर्स आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल कंपाइलर्स अभी यूज़ हो रहे हैं, वो थ्री थ्री फेज कंपाइलर्स होते हैं। तो फ्रंट एंड में आपके पास दो मॉड्यूल्स आते हैं, पहला कौन सा आता है, स्कैनर पढ़ा था हमने, और दूसरा पार्सर पढ़ा था। ठीक है, स्कैनर का काम क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस करना, टोकन जनरेट करना और उनको चेक करना। उसके बाद वो टोकन्स कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, आपके सिंटेक्स एनालिसिस में, जिसको हम पार्सर कहते हैं। पार्सर का काम क्या है, पार्स ट्री बनाना, कि आया जो मेरे पास टोकन्स मुझे जनरेट होके मिले हैं मेरे सोर्स कोड से, क्या वो मेरी ग्रामर को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसका पार्स ट्री बनता है। फिर पार्सर क्या करता है, पार्सर उस पार्स ट्री को आगे एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री बना के आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, फिर वो कहाँ पे शिफ्ट होती है, टू द ऑप्टिमाइज़र, फिर वो ऑप्टिमाइज़र से लेके आगे जाती है बैकएंड में, और बैकएंड के अंदर फिर सारा मशीन कोड के अंदर कन्वर्जन का और कोड स्केजुलिंग का और जो है मेमोरी मैनेजमेंट का सारा काम वहाँ पे होता है। फिर एट द एंड आपको जो है टारगेट प्रोग्राम मिल जाता है जो कि मशीन कोड होता है, जिसको हम एक्जी कहते हैं। स्ट्रक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन, किस तरीके से चीज़ें लिंक हो रही हैं एक दूसरे से, ये समझ में आया? जमील रज़ा, आप चीज़ों को नोट कर रहे हो तो ठीक है। आपके पास बेटा वैसे भी लेक्चर अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर, तो आप उसमें से देख सकते हो चीज़ों को, और स्लाइड्स भी मौजूद हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको जो है इतना प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि स्लाइड्स का मटेरियल हमारे पास कंपाइलर में कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हमें चीज़ों को थोड़ा स्पीड में लेके चलना पड़ेगा। मेरी कोशिश ये है कि एग्ज़ाम से पहले हम क्या करें, एक मॉक पेपर हम सॉल्व कर लें, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपको जो है सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आई एम कंसिडरिंग कि हम जो है इतना कवर कर लें, एग्ज़ाम से इतना अर्ली कवर कर लें चीज़ों को, कि हम एक मॉक पेपर सॉल्व कर सकें। तो आई एम टारगेटिंग दैट।
लेकिन अगर फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो फिर हम चीज़ों को स्लो लेके चलते हैं, लेकिन फिर इन दैट केस वो मॉक पेपर जो है वो सॉल्वेबल नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि हम मॉक पेपर को टारगेट करके पहले सॉल्व कर लें एग्ज़ाम से पहले, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दुआ करें सारे, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि आपके पास जो है हम इतना चीज़ों को कवर कर लें कि हमारा मॉक पेपर हम सॉल्व कर सकें। अच्छा, तो हम दोबारा आ जाते हैं। अभी हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि टू पास, सबसे पहले कंपाइलर होता है क्या है, उसके बाद टू फेस कंपाइलर क्या होता है, टू पास कंपाइलर क्या होता है, फिर उसके बाद थ्री फेज या थ्री पास कंपाइलर क्या होता है, उसमें हर एक मॉड्यूल का क्या काम होता है, हर एक के सब मॉड्यूल्स का कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चर देखा था लेक्सिकल एनालिसिस, फ्रंट एंड में जो पहला पहला फेज जो होता है, जो कि काम कर रहा होता है, पहला मॉड्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैनर। तो वहाँ पे जो स्कैनर काम करता है उसको हम कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लेक्सिकल एनालिसिस, जिसका काम क्या होता है, टोकन जनरेट करना और उनको वैलिडेट करना। ठीक है बेटा, तो हम आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर दोबारा। तो फ्रंट एंड का काम किया है, सबसे पहले स्कैनर काम करेगा, फिर उसके बाद पार्सर काम करेगा, और इसके दौरान कहीं एरर आता है तो उसको रिपोर्ट करना है। तो हम जब स्कैनर चलाते हैं तो स्कैनर क्या काम करता है, लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करता है। और उसका काम क्या होता है लेक्सिकल एनालिसिस का, उसका आउटपुट क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जनरेट करना, कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसमें से वर्ड्स बेस्ड टोकन्स निकाल के पहले वर्ड्स को डिटेक्ट करो और उसके बाद टोकन्स जनरेट करके आगे पार्सर को भेज दो। तो आपके पास एग्जांपल, आपके पास एक कोड है जिसमें इफ आई इज इक्वल्स टू जे, फिर जेड इज इक्वल्स टू जीरो, एल्स जीरो, सॉरी जेड इज इक्वल्स टू वन, सेमी कॉलन। इसको अगर मैं कैरेक्टर वाइज देखूं तो आपको कुछ कोड इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इनपुट ऑफ कैरेक्टर्स है। अब इसमें से मुझे नहीं पता कि वेरिएबल कहाँ पे है। अब देखें ये कोड आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ था तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, आपका जहन जो है इसको डिटेक्ट कर रहा था कि इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें कांस्टेंट कौन सा है, इसमें कमांड कौन सी है। लेकिन मसला क्या है, कंप्यूटर के पास कोड इस तरीके से जाता है। डिफरेंस दिख रहा है बेटा आपको, आप स्क्रीन पे कोड इस तरीके से लिखते हो, लेकिन जब कंप्यूटर उसको देखता है तो उसको इस तरीके से दिख रहा होता है कि मेरे पास इफ़ की कंडीशन है, फिर मेरे पास ब्रैकेट है, फिर मेरे पास जो है एक बोल्ड कैरेक्टर है, फिर उसमें आई लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक बोल्ड कैरेक्टर है, फिर उसके आई डोंट नो बी क्या चीज़ है, लेकिन आई सपोज के बोल्ड है या स्पेस के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद जो है डबल इक्वल्स टू लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर जे है, फिर न्यू लाइन का कैरेक्टर है, फिर टैब दिया हुआ है। तो उसको चीज़ें इस तरीके से दिख रही होती हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो आप इजीली चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हो, टोकन्स को वेरीफाई, टोकन्स को जनरेट कर सकते हो। लेकिन जब इस सूरत में कंप्यूटर देखता है तो उसके लिए टोकन्स को जनरेट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये काम कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं, अपनी जो इनपुट स्ट्रिंग होती है उसको पार्ट्स में ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई साथ ही साथ करते रहते हैं कि क्या अगर मैंने दो कैरेक्टर्स रीड किए हैं तो इन दो कैरेक्टर्स का कोई मतलब निकलता है, कोई टोकन बनता है। अगर नहीं बनता तो फिर तीसरे कैरेक्टर को भी शामिल कर लिया जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम इसको टोकन बना के आगे भेज देंगे। ठीक है, तो सपोज करें कि आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही रोट द प्रोग्राम। अब सबसे पहले आपने एच रीड किया, फिर ई रीड किया, फिर आपको स्पेस मिला। तो आपने क्या करा, अपने डिक्शनरी में देखा कि यार मेरे पास एच और ई से कोई लेटर बनता है, कोई वर्ड बनता है। अगर वो वर्ड बनता है तो उसको क्या करें, टोकन बना के रख लें, नहीं तो उसमें स्पेस भी इंक्लूड कर दें। ठीक है, इसी तरीके से स्पेस आने के बाद फिर दोबारा डिक्शनरी में देखोगे, फिर अगर मिल गया तो टोकन बना दोगे, नहीं तो डब्ल्यू को भी इंक्लूड कर लोगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम टोकन्स को जनरेट करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हुए और उसको टोकन्स के वेलिडिटी चेक करते हुए। इसी तरीके से अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो आपके टोकन्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आई और एफ, दो कैरेक्टर्स को मिला के एक एफ का जो है टोकन बनता है। इसी तरीके से फिर एक सिंगल ब्रैकेट हो तो वो भी एक टोकन है। इसी तरीके से एक वेरिएबल बना हुआ है, डिक्लेयर्ड है बी, तो वो भी एक टोकन है। डबल इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो वो भी एक टोकन है। इसी तरीके से क्लोज ब्रैकेट ए इज इक्वल्स टू बी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर से मेरे टोकन्स जो हैं वो कंपाइलर किस तरीके से जनरेट करता है। जी क्लास समझ में आ गया।
ओके, अब हम क्या करते हैं, टोकन्स की टाइप्स देख लेते हैं कि बहुत अगर किसी कंपाइलर को देखा जाए, खास करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर्स को, तो ज़्यादातर उसमें जो टोकन्स देखे जाते हैं वो कुछ इन किस्म के होते हैं। उसमें आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और स्ट्रिंग्स होती हैं। अच्छा जी, अब एक एडहॉक लेक्चर अब हम जो है एक ऐसा लेक्सिकल एनालिज़र देखेंगे जो कि क्या करेगा, एडहॉक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, मतलब स्पेसिफिक टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक लैंग्वेज के लिए हमें एक पूरा नया जो है लेक्सिकल एनालाइजर बनाना पड़ेगा, हैंड रिटन कोड लिखना पड़ेगा, ऐसा ही है। अगर मैं सी शार्प का जो है वो लिखना चाहता हूँ लेक्सिकल एनालाइजर जो कि टोकन जनरेट करे, तो मुझे कोड लिखना पड़ेगा। क्या कोड लिखना पड़ेगा कि पहले तो एक एरे को लो, फिर उस एरे के अंदर पहले कैरेक्टर को रीड करो, फिर दूसरे कैरेक्टर को उसमें कॉन्केट करो, फिर कॉन्केट करने के बाद चेक करो कि क्या ये मेरे पास एक वैलिड टोकन है, अगर है तो उसको सेव कर लो, नहीं तो उसमें नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को कॉन्केट करो, फिर उसको जो है चेक करो, फिर है तो सही है, नहीं तो आगे चलो, फिर चौथे वाले को कॉन्केट करो। तो ये आपको इफ़ की कंडीशंस और फॉर का लूप लगाना पड़ेगा और जो है एक एरे बनाना पड़ेगा, एरे को इंडेक्स वाइज एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कोड आपको खुद ब खुद लिखना पड़ेगा अपने हाथ से। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको काम दे दिया जाए कि आपको 10 कंपाइलर्स जो है उनका जो है लेक्सिकल एनालाइजर बनाना है, तो आपके लिए ये जो काम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसा ही है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो इसको आसान कोड समझता है? और कोई ऐसा स्टूडेंट जो इसको आसान काम नहीं समझता? अच्छा, दोनों सूरतों में रिप्लाई नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक का मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है उसको? ठीक है, तो यार रिस्पॉन्सिव रहो क्लास के अंदर। तो जितना फीडबैक दोगे इट विल बी मोर गुड फॉर मी। ये मैं समझाने का तरीक़ेकार ये जो है चीज़ों का पेस, फिर वी कैन वेरी दैट अलॉन्ग बेस्ड ऑन योर फीडबैक्स। ठीक है, अच्छा जी, हमें फिर इसके लिए लुका ऐड भी रिक्वायर्ड होता है। लुका ऐड का मतलब क्या है कि अगर हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं कि हमारे पास अगर इफ़ लिखा हुआ है तो क्या वो स्ट्रिंग है या कमांड है, मेरी इफ़ की कंडीशन है या मेरी इफ़ स्ट्रिंग के अंदर इफ़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हमें डिटेक्ट करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लुका ऐड के ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। लुका ऐड का मतलब अभी तक आपने जो कैरेक्टर्स रीड किए हैं उसके आगे वाले कैरेक्टर पे भी जाके देखो कि क्या मेरे पास इसका कोई और मतलब बनता है या नहीं बनता। ठीक है, अच्छा जी, एक एडॉक लेक्चर इसने एग्जांपल दी हुई है किस तरीके से जो है बनाया जाता है। तो आपने सबसे पहले एक इनपुट स्ट्रिंग ली। जी ज़रिया बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसने एक सी के अंदर आपको जो है एग्जांपल करके दिखाई है। सबसे पहले कि इसने इनपुट स्ट्रीम लिया है, उसके बाद जो है इसने नेक्स्ट का कैरेक्टर रीड किया है कि आगे वाला कैरेक्टर कौन सा होगा, फिर उस स्ट्रीम को लेक्सर में डाला है, उसके बाद उसके कैरेक्टर को रीड करता जा रहा है बाय नेक्स्ट करते करते। उसके बाद टोकन्स के अंदर पास आउट करता है। टोकन्स क्या है, उसके मेथड्स हैं जिसमें वो चेक करता है कि अगर मेरे पास मेरा जो अभी तक मैंने रीड किया है वो एक 4 है, तो उसको क्या करो, रिटर्न क्या करो, आईडी रिटर्न कर दो, मतलब एक वेरिएबल है। अगर वो नंबर है, इफ नंबर है, तो उसको क्या करो, रिटर्न करो कि ये रीड नंबर है, कि इसको नंबर की तरह रीड करना है। इसी तरीके से अगर कोटेशन हो तो इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो उसको स्ट्रिंग रिटर्न करना है। फिर रीड का जो फंक्शन था, रीड आईडी क्या करती है, रीड आईडी ये करती है कि उसके अंदर अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का ये अलग फंक्शन चेक करने का बनाया हुआ है जो कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे, रीड आईडी। वो क्या करता है, रीड आईडी चेक करता है कि मेरे पास जो इसने वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्या उसकी डिक्लेरेशन वो प्रॉपर भी की है या नहीं की। तो ये रीड करता जाता है कैरेक्टर्स को, उसके बाद चेक करता है कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं उसमें वैलिड है मेरे पास। अगर वो ट्रू, अगर वो वैलिड है तो उसको फिर टोकन्स के अंदर डालता है। ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा नल।
और इसी तरीके से आपकी जो कॉन्केटिनेशन है वो कर करके एक वेरिएबल का पूरा नाम बन जाएगा और उसको वो क्या नाम देगा, आईडी। ठीक है। इसी तरीके से 4 की डिटेक्शन इस तरीके से करता है कि उसमें अल्फा, इसमें जो है अल्फा कैरेक्टर हो या डिजिट्स हो, तो वो क्या होंगे मेरे पास 4 के अंदर आ जाएंगे, और अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो वो मेरे पास नहीं होगा। इसी तरीके से नंबर को डिटेक्ट करने का क्या तरीका है कि उसके एक एक कैरेक्टर को रीड करता जाता है और डिटेक्ट करता जाता है कि वो डिजिट ही है या नहीं है। अगर डिजिट के अलावा ABCD लिखा होता है तो उसको रिटर्न नल करता है, नहीं तो नया टोकन बनाता है और उसको जो है वो रिटर्न करता है एज अ नंबर। अच्छा, तो जब कंपाइलर इस तरीके से एक बना रहे होते हो लेक्सिकल एनालाइजर, तो उसमें क्या होता है, आपके पास प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि आपको नहीं पता होता कि जब आप पहला कैरेक्टर रीड कर रहे हो तो उससे आगे वाला कैरेक्टर जो है उसके साथ मिल के ये क्या चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आप फेस करते हो। और सपोज करें कि यही प्रॉब्लम आपको हर एक कंपाइलर बनाने के लिए आपको फेस करना पड़े तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी अप्रोच ढूंढनी है जिसके थ्रू हम ये काम आसानी से कर सकें, या पहले से ही किसी का बनाया बनाया काम या ऐसा कोई एल्गोरिथम हो जिसके अंदर हम क्या डालें, अपनी लिस्ट डालें और अपने सोर्स कोड को डालें और वो खुद ही हमें जनरेट करके बता दे कि इसके टोकन्स कौन कौन से होंगे या इसमें जो टोकन्स जनरेट हो रहे हैं वो वैलिड हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हमें लेक्सिकल ऐसा एक जनरेटर बनाना है कि जो हमारा हर बार जो है लेक्सिकल एनालाइजर हमें जनरेट करके दे दे, जो कि क्या करे, हमारे टोकन्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपके पास जो है लेक्चर नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। तो आगे आते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि यार ये जो ऑटोमेटिक एनालाइजर की बात कर रहा था, क्या अभी तक हमने कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है जो ऑटोमेटिकली ऐसा कोई काम कर रही हो? तो उसका आंसर है रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है बेटा, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है या रेगुलर लैंग्वेजेस के थ्रू हम जो है क्या कर सकते हैं, टोकन्स को वैलिडेट कर सकते हैं। तो रेगुलर लैंग्वेजेस आपके पास होती क्या है, उसके अंदर टोकन्स को कैसे डिफाइन किया जाए। तो आपको जो है रेगुलर लैंग्वेजेस आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर स्पेसिफाइंग टोकन्स। ठीक है, सिंपल एंड यूज़फुल होती हैं। उसकी थ्योरी जो हमने पढ़ी ऑटोमेटिक की थ्योरी वो सिंपल थी और यूज़फुल है और समझने में आसान है, बेशक एफिशिएंट है इम्प्लीमेंट करने में, बिल्कुल। तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि हम जो टोकन्स हैं उसको जो है हम किस तरीके से रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पता करना होता है कि एक लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज क्या होती है, अगर हम ऑटोमेटा के, अब ये हम पार्ट किसका पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटा का पार्ट पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर हम जो है ऑटोमेटिकली जो है उसका काम करवाना चाहते हैं। तो पहले से हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है जो कि चीज़ों को वैलिडेट करती है, मतलब रिजेक्ट करती है स्ट्रिंग को और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है। ये आप ऑटोमेटा में पढ़ के आ चुके हैं। तो वहाँ से अब हम ये कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं और हम क्या करेंगे, ऑटोमेटा को यूज़ करेंगे इस काम के लिए। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने रेगुलर लैंग्वेजेस देखी कि भाई हमारे पास अगर हमें टोकन डिफाइन करने हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसने कहा रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं उसको यूज़ करते हुए। अब रेगुलर लैंग्वेजेस की जब बात हो रही है तो सबसे बड़ी बात आती है कि यार एक्चुअली लैंग्वेज जो है ऑटोमेटा में किस चीज़ को कहा जाता है। तो ऑटोमेटा जो है उसके अंदर आपके पास किसी भी लैंग्वेज जो है वो एक सेट से बनती है ऑफ कैरेक्टर्स। सपोज करें मैंने एक लैंग्वेज डिफाइन कर दी ए और बी के कैरेक्टर्स के ऊपर, मतलब अब कोई भी इसके अंदर स्ट्रिंग होगी या कोई भी वर्ड होगा इसके अंदर तो वो ए और बी से बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में ए से लेके जेड तक सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे, तभी कोई इंग्लिश का वर्ड बन सकेगा, नहीं तो नहीं बन सकेगा। इसी तरीके से अगर मैं उर्दू का कोई लैंग्वेज को डिफाइन करना चाहता हूँ तो उसमें क्या होगा, ऐसा कोई भी वर्ड जो कि अलिफ से लेके बड़ी ये तक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर से अगर लिखा गया है तो वो उर्दू का अल्फाज होगा। अगर उसमें ABCD आ रही है इसका मतलब वो क्या है, उर्दू का वर्ड नहीं है, मतलब वो लैंग्वेज मेरे पास उर्दू की नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? जी बेटा, यहाँ तक कन्फ्यूजन, सारे रिप्लाई करो यार। ठीक है, तो हम जो है
जो हमारी लैंग्वेज के जो कैरेक्टर्स हैं उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके सेट को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं ऑटोमेटा में, समेशन के सिंबल से। तो ये जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको इंग्लिश के कैरेक्टर्स की और इंग्लिश के सेंटेंसेस की, यही बात आपको ये जो है प्रोग्रामिंग के ऊपर दे रहा है। अगर एस्की कोड में आपके पास कोई सिंबल है या एस्की के अंदर कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होगा, जावा का होगा या सी शार्प का होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ों को रिफ्रेश कर लेते हैं ऑटोमेटा से। लैंग्वेजेस क्या होती हैं? लैंग्वेजेस आर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो कि फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर बनी हो। ठीक है। उसके बाद वी नीड सम नोटेशन टू स्पेसिफाई विच सेट्स वी वांट। हम कौन से सेट्स को हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके लिए हमें कोई नोटेशन चाहिए। तो फॉर लेक्सिकल एनालिसिस वी केयर अबाउट रेगुलर लैंग्वेजेस। हम जब लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं, उसको अगर हमें लेक्सिकल एनालाइजर बनाना है तो उसके लिए हमें रेगुलर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और रेगुलर लैंग्वेज क्यों ज़रूरत पड़ती है? उसमें हम टोकन्स को डिफाइन कर सकते हैं कि यार एक टोकन जो है, अगर मैं एक वेरिएबल कह रहा हूँ तो वेरिएबल किस तरीके से लिखा जाए, उसका मैं सी शार्प में कोड ना करूँ, उसको मैं सिर्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे दूँ और उसके बेसिस पे वो समझ ले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं जो है इफ़ की कमांड समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इफ़ लिखा हुआ हो, उसके अंदर फिर कोई कंडीशन हो, फिर ब्रैकेट्स हों, फिर उसके बाद एल्स लिखा हुआ हो, तो इसका मैं सी शार्प में इफ़ एल्स के थ्रू कोड नहीं लिखूंगा। मैं इसके लिए सिर्फ एक रेगुलर लैंग्वेज बनाऊंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊंगा और मैं ऑटोमेटा को दे दूंगा और ऑटोमेटा समझ जाएगा कि मैं इससे जो है क्या कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ की कमांड किस तरीके से दिखती है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास सपोज करें कि मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए, ठीक है। अब उसको जो है डिफाइन करना चाहता हूँ कि अगर इसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एल मतलब लैंग्वेज, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बीच में ए, मतलब इस रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वो इसकी लैंग्वेज बन जाएगी। ठीक है। इस नोटेशन का मतलब ये जो नोटेशन लिखा हुआ है एल ब्रैकेट ए, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर क्या करे, एक्सेप्ट स्ट्रिंग हो जाए, तो वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगी वो स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी करेक्टर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। लेकिन अगर एप्सिलॉन होता है, मतलब ये छोटा ई जैसा आपको दिख रहा होगा, ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के कुछ तरीकेकार नोटेशंस होते हैं। अगर मैं बार को यूज़ करता हूँ, मतलब सपोज करें मैंने लिखा आर बार एस, तो इसका मतलब ये होगा कि आर लिखा हुआ हो या एस लिखा हो तो उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। इसी तरीके से अगर आर एस एक साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब अब दोनों के दोनों होने चाहिए। ठीक है, आर और एस दोनों लिखे हुए होने चाहिए और पहले आर लिखा हुआ हो और फिर एस लिखा हुआ हो। और अगर मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ आर, मतलब आर कितनी बार भी लिखा जाए, 0 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 1000 बार, तो अगर मुझे इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन डिफाइन करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? आर और स्टार। ठीक है। तो ये सारा ऑटोमेटा का रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी आर एटलीस्ट 0 बार हो या 1 बार हो, उससे ज़्यादा बार ना लिखा जाए, तो मैं उसके लिए किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करूँगा? आर और क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट 1 बार हो और एक से ज़्यादा बार चाहे जितनी बार भी हो, लेकिन 0 बार ना हो, तो मैं उसके लिए प्लस का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। और अगर मैं चीज़ों को ग्रुप करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के जो सिंबल्स हैं, नोटेशंस हैं, उसके अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन है अभी? अ, 3 बच्चों का रिप्लाई आया है, 4 हो गए। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है दोबारा बता दूं बेटा, अगर आप लोग क्लास में एब्सेंट हो गए, मतलब क्लास ज्वाइन ही नहीं करता है, मैं लेट वालों की बात नहीं कर रहा,
मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चों की स्ट्रेंथ कम हुई, मतलब बच्चे एब्सेंट होना शुरू हो गए, तो फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और मैं सबकी अटेंडेंस जो है वो फिर एब्सेंट लगाना शुरू कर दूंगा, इवन जो लेट आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप बेशक लेट हो जाएं लेकिन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। तो मतलब जब अटेंडेंस कॉल हो रही हो तो आप वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम अटेंडेंस जो है एट द एंड ऑफ सेशन लेते हैं, इस वजह से मैं आपको लीनियंसी दे रहा हूँ। तो इसका जो है आप गलत जो है एक्सप्लॉइट ना कीजिएगा, इसको ऐसा ना करें कि क्लास छोड़ दें। क्लास आप सब ने लाजमी कंडक्ट करनी है, बेशक आप लेट हो जाएं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू मस्ट कंडक्ट द क्लास। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात करें, सी शार्प के अंदर अगर हम डिफाइन करने की बात करें, तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। हम ए बी सी डी और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ए बी सी में से कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। अगर हम रेंज को डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब ए से लेके जेड तक, तो हम क्या करते हैं, हम ए बी सी डी सारा कुछ नहीं लिखते, हम ए से लेके बार बनाते हैं जेड तक, तो वो उसका मतलब समझ जाता है कि ए से लेके जेड तक है। इसी तरीके से मैं अगर किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो उसके आगे हम नॉट का सिंबल लगा देते हैं, जो कि आपके पास अप एरो का है। तो इसका मतलब ए बी के अलावा कोई भी कैरेक्टर हो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो किस तरीके से बनती हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, और उससे जनरेटेड आपके पास जो है राइट साइड पे स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, जो कि उस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, उस रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो अगर पहली वाली को देखा जाए, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ ए ही एक्सेप्टेबल है, तो उसमें सिर्फ कौन सी स्ट्रिंग आ सकती है, ए ही आ सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी स्ट्रिंग बनाई जाएगी तो वो क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद ए बी रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, मतलब पहले ए हो और उसके बाद बी हो, उसके शुरू में और आखिर में कुछ ना हो, तो इसका मतलब सिर्फ ए बी ही एक्सेप्ट हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए बार बी, मतलब ए हो या बी हो तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है कि सिंपल ए लिखा हुआ हो या सिंपल बी लिखा हो, तो आपके पास दो स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। इसी तरीके से ए बी स्टार लिखा हुआ है, मतलब ए बी हो एटलीस्ट, लेकिन कितनी बार भी हो, चाहे 0 बार हो, 1 बार हो, 3 बार हो, तो उससे क्या जनरेट हो सकता है, पहले तो ब्लैंक स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, उसके बाद ए बी जनरेट हो सकती है, उसके बाद ए बी जनरेट हो सकता है, फिर उसके बाद ए बी, और उसके बाद ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, फिर उसके बाद ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी। तो आई होप आप समझ रहे हैं। उसके बाद जो है नीचे वाला जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका जो है किस तरीके से जो स्ट्रिंग्स हैं उसको जनरेट होंगी, वो आपके यहाँ पे दी हुई हैं कि विच विल बी द एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स। किसने हाथ रेज किया है ये बेटा, हाथ किसने रेज किया था, कोई सवाल है? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगर हम रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर हम इंटीजर्स को डिफाइन करना चाहते हैं, तो इंटीजर्स में क्या हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स के अंदर हम किस तरीके से डिजिट को डिफाइन कर रहे हैं कि एक डिजिट जो है उसमें 0 आ सकता है, बार 1 आ सकता है, बार 2 आ सकता है, मतलब कोई भी डिजिट आ सकता है। और एक इंटीजर में क्या ज़रूरी है कि इंटीजर को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो उसमें एक शुरू में डिजिट लाजमी हो, इसलिए उसके ऊपर हमने स्टार नहीं लगाया। उसके बाद जो है कोई भी डिजिट आ सकता है और कितनी बार भी आ सकता है, तो इसलिए सेकंड वाले डिजिट के ऊपर स्टार लगा हुआ है। मतलब अगर मैं सिर्फ 1 लिखूं तब भी वो इंटीजर है, अगर मैं 10 लिखूं तब भी इंटीजर है, अगर मैं 1000 लिखूं तब भी वो इंटीजर ही होगा। इस स्लाइड में किसी को कोई कंफ्यूजन? जी क्लास, ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो वेरिएबल के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले कोई एक कैरेक्टर हो, ठीक है, मतलब ए से लेके जेड तक कुछ लिखा हुआ हो, वेरिएबल का शुरू का कैरेक्टर अल्फ़ाबेट हो, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं और डिजिट्स भी आ सकते हैं, मतलब x1 x2 x3 x4 x55 x100, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ x हो, तो इसलिए सेकंड वाले पे स्टार लगा हुआ है।